हेलो एवरीवन। तो देख पा रहे हैं मेरे हाथ में वेस्ट बंगाल बोर्ड का मॉक टेस्ट पेपर आ चुका है। ये करंट रिसेंट नहीं है लेकिन पास्ट ईयर का है। इस साल वेस्ट बंगाल काउंसिल ने कुछ भी नहीं निकाला है, बहुत मुश्किल से मैंने ये वाला खोज के निकाला है। तो इसमें ये पूरा साइंस स्ट्रीम का एक क्वेश्चन पेपर बंच है। तो इसमें से बहुत कॉमन आता है, हर एक साल बहुत कॉमन आता है आपके एचएस में। तो मैं जो टारगेट लिया हूँ, इधर फिजिक्स का जितना भी पेजेस है, सेट 1 सेट 2 सेट 3 सब पेजेस मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से समझा के खत्म करूँगा। तो आज हम लोग इसका पहला वीडियो शुरू करेंगे। तो आज हम लोग शुरू करेंगे सेट 1, देख पा रहे हैं फिजिक्स का शुरू करेंगे सेट 1। ये काउंसिल पहले निकालता था, देख पा रहे पीछे से पूरा व्यू काउंसिल का भी पिक्चर है, ये भी है। लेकिन आजकल इस साल से काउंसिल में देख रहा हूँ कोई भी नहीं निकाला है, तो इसलिए मैं भी सोच रहा क्यों नहीं निकाल रहा है। लेकिन मैं तो जुगाड़ कर लिया, तो जुगाड़ जब कर लिया मैं आप लोगों को कराऊंगा। तो स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा और हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए सेट 1 हम लोग आज शुरू करेंगे। तो मैं पहले लिख देता हूँ, ये कौन सा सेट है, ये है सेट 1, इसको हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, आई होप। तो क्या दिया है, ए पिट बॉल ऑफ मास 0.05 ग्राम, तो मास बोला है 0.05 ग्राम, कैरीज अ चार्ज ऑफ 100 ESU, तो चार्ज कितना बोला है 100 ESU। मेटेलिक चार्ज बॉल विद 10 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द पिट बॉल, तो एक मेटेलिक चार्ज बॉल है लेकिन कितना डिस्टेंस दूर, 10 सेंटीमीटर अबव द पिट बॉल, कैन होल्ड द पिट बॉल इन इक्विलिब्रियम, द चार्ज ऑन द मेटेलिक बॉल इज, तो मेटेलिक बॉल का चार्ज चाहिए कितना है। तो क्वेश्चन देखिए, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। तो हमारे पास क्या दिया है, ये एक पिट बॉल है, इसके ऊपर क्या है, एक मेटेलिक बॉल है, दोनों का बीच में एक सेपरेशन कितना है, R = 10 सेंटीमीटर। तो बोला है इसका चार्ज अगर Q1 है, इसका चार्ज अगर Q2 है, ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, तो उस मेटेलिक बॉल का हमारा चार्ज कितना है ये फाइंड आउट किया। तो कैसे करेंगे, इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा जो होगा ऊपर की तरफ, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, और नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जिसे हम लोग W = mg के नाम से जानते हैं। इक्विलिब्रियम कब रहेगा, जब W = या F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स = वेट ऑफ द सिस्टम W = mg होगा, तभी ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो ये इसका फॉर्मूला हमें क्या पता है, 1/4πε0 कूलम्ब्स लॉ से Q1 Q2/r², इसका फॉर्मूला है mg। तो सभी सीजीएस सिस्टम में है, तो सीजीएस सिस्टम में 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है 1, सीजीएस सिस्टम में 1 होता है, इंटू Q1 का वैल्यू कितना दिया है 100 ESU, Q2 हमें फाइंड आउट करना है, R कितना दिया है 10, दैट इज 10² इक्वल्स टू M कितना दिया है, M मतलब ही M1, M2 का कुछ जरूरत नहीं है इधर, 0.05 ग्राम, 0.05 ग्राम। और G का वैल्यू कितना 980 होता है, G का वैल्यू जनरली होता है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन के लिए क्या मैं इसको कर दूँ 1000 पकड़ लूँ या सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर करें क्वेश्चन के लिए, चल 980 करते हैं, उतना अप्रोक्सीमेशन लेके फायदा, 980 करते हैं, कुछ भी इसमें बड़ी बात नहीं है। तो 100 कट गया 10² तो Q2 0.05 मतलब क्या है 1/20 इंटू 980, 1/20 इंटू 980, तो 0 कट गया, 2 × 49 दैट इज 49। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ पकड़ना पड़ेगा, प्लस ESU होगा माइनस ESU होगा। इधर देखिए, इधर हमारा ये डाउनवर्ड है अपवर्ड है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो रहा था वहाँ पर ये माइनस हो रहा था क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर माइनस, तो Q2 माइनस, देयरफॉर Q2 क्या हो जाएगा -49 यूनिट क्या होगा ESU। तो चार्ज ऑफ द मेटेलिक बॉल होगा -49 ESU। ऑब्वियसली देखिए ऑप्शन ए है -49 ESU, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ गए, क्वेश्चन अच्छा लेवल का ही आ रहा है, ज़्यादा इजी भी नहीं है ज़्यादा हार्ड भी नहीं, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। ए ड्रॉप ऑफ मर्करी इज रेस्ड टू ए पोटेंशियल ऑफ 90 वोल्ट्स, एक ड्रॉप ऑफ मर्करी है जो कि 90 वोल्ट तक लेके गया है। तो पोटेंशियल कितना ड्रॉप ऑफ मर्करी का 90 वोल्ट है पोटेंशियल। दिस इज ब्रोकन इनटू 27 आइडेंटिकल ड्रॉप्स, एक बड़ा ड्रॉप है, इसको ब्रोकन किया है 27 ड्रॉप्स में, इसको ब्रोक कर दिया गया है। सो द पोटेंशियल ऑफ ईच ड्रॉपलेट इस क्या है, तो इसमें से ऐसा छोटा छोटा ड्रॉपलेट ऐसा करके निकल चुका है। तो अगर इस बड़ा का रेडियस, बड़ा स्फीयर का रेडियस है R और मोटा मतलब छोटा जो ड्रॉप है उसका रेडियस अगर स्मॉल r होता है, तो इसका भी जो वॉल्यूम है उसका भी वही वॉल्यूम होगा। तो इसका 4/3 πr³ इज वॉल्यूम ऑफ द लार्ज स्फीयर एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल स्फीयर 4/3 πr³। लेकिन कितना तो ड्रॉप है 27, तो 27 आइडेंटिकल ड्रॉप, तो ये वाला रिलेशन होगा।
तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं आर क्यूब इक्वल्स टू 27 आर क्यूब, दैट इज आर इक्वल्स टू 3r, r इक्वल्स टू 3r। ये है हमारा जो रेडियस ऑफ द लार्ज स्फीयर, r इक्वल्स टू 3r। तो ये दोनों का जो रिलेशन है, अभी हम लोग को चाहिए, क्वेश्चन में पूछा है तो पोटेंशियल ऑफ ईच ड्रॉपलेट, छोटा ड्रॉपलेट का एक एक का पोटेंशियल कितना है। तो सबसे पहले देखो पोटेंशियल के हमें पहले चार्ज के बारे में समझना पड़ेगा। तो अगर बड़ा का चार्ज अगर Q है, तो बड़ा ड्रॉप का चार्ज Q है, इन लोग का चार्ज अगर छोटा Q करके, मतलब छोटा ड्रॉपलेट्स का चार्ज अगर स्मॉल Q है, दोनों के बीच में रिलेशन है Q इक्वल्स टू 27Q। ये है दोनों के बीच में रिलेशन। दिस इज चार्ज ऑफ द लार्ज स्फीयर एंड दिस स्मॉल Q इज द चार्ज ऑफ द स्मॉल स्फीयर। तो लार्ज स्फीयर स्मॉल स्फीयर 27Q, ठीक है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, हमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। दिस इज लार्ज ड्रॉप का, लार्ज ड्रॉप का कैपेसिटेंस है दिस, ठीक है। तो लार्ज ड्रॉप का कैपेसिटेंस अगर ये है, तो स्मॉल ड्रॉप का कैपेसिटेंस कितना होगा। स्मॉल ड्रॉप का कैपेसिटेंस को अगर हम लोग स्मॉल सी से करें, स्मॉल ड्रॉप का कैपेसिटेंस अगर हम लोग स्मॉल सी से करें, वो क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r, ये वाला होगा। समझ गए। तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, दोनों के बीच रिलेशन हम लोग ऐसे नहीं निकाल पाएंगे। हमें पता है, क्या पता है, हमें चार्ज का हमें रिलेशन पता है। हमें पता है Q इक्वल्स टू सी भी, Q इक्वल्स टू सी भी। तो ये है क्या, बड़ा स्फीयर का। तो बड़ा स्फीयर का चार्ज कितना होगा, C कितना है, ये वाला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R इंटू V क्या है, V है 90 वोल्ट्स इंटू 90। तो इतना कूलम हम लोग का क्या निकल गया, इतना चार्ज मिल गया बड़ा स्फीयर का। स्मॉल स्फीयर का कितना होगा, स्मॉल स्फीयर का होगा स्मॉल c इंटू v डैश, ये स्मॉल c का v डैश इसका स्मॉल स्फीयर का पोटेंशियल। तो c कितना होगा, ये वाला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r इंटू v डैश कितना हो जाएगा, v डैश हो जाएगा हमारा, निकालना है v डैश। तो हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन पता है, Q इक्वल्स टू 27Q, इस रिलेशन में बिठा देंगे, फिर आंसर आ जाएगा। क्या है, सिंपल क्वेश्चन। सो Q इक्वल्स टू 27Q। तो यहाँ से Q क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू 90 इक्वल्स, इतना ये कूलम है, ये कितना होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू v डैश। तो बोथ साइड से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, तो v डैश क्या आ जाएगा, r इंटू 90 बाई स्मॉल r। अभी r और स्मॉल r के बीच में रिलेशन ये वाला है, r इक्वल्स टू 3r, दैट इज 3r इंटू 90 बाई r। r कट गया, दैट इज 90 इंटू 3 270, 270 यहाँ पर आ रहा है, एक मिनट, यहाँ पर मैं कुछ गलती कर दिया क्या, इंटू 90 कूलम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा यहाँ पर एक 27 था, मैंने यहाँ पर 27 नहीं लिखा, 27 इंटू, तो यहाँ पर एक 27 मल्टीप्लाई होता, तो नीचे यहाँ पर नहीं 27 इधर मल्टीप्लाई नहीं होता, 27 डिवाइड होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए 27 नीचे आ जाएगा, तो 3 इंटू 9 ज़ा 27, 9 इंटू 10, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा 10 वोल्ट्स। समझ पा रहे हैं, मजा आ रहा है। तो ऑप्शन कितना है 10 वोल्ट्स, ये है, यस ऑप्शन इज सी। कैमरा में दिख रहा है कि नहीं, मैं अच्छे से चेक कर लेता हूँ, कैमरा में दिख रहा है कि नहीं, कैमरा में, हाँ बहुत अच्छे से कैमरा में दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा टाइप का क्वेश्चन मैंने जब पढ़ाया था आप लोगों को कैपेसिटेंस था, वैसा टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को मैंने करवाया था, तो वहीं से आप लोग समझ पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, दिस इज 10 वोल्ट्स इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ गए, वेरी गुड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इसको मैं मिटा रहा हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए 1 2 3। फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा स्क्रीनशॉट नहीं लेकर आप लोग कॉपी में मेरे साथ सॉल्व कीजिएगा, तो जल्दी आप लोग समझ पाएंगे। स्क्रीनशॉट का क्या है, स्क्रीनशॉट फोन में फोटो तो फोटो रह जाएगा, लेकिन जब तक आप लोग हाथ में पेन और पेपर लेकर सॉल्व नहीं करें, तब आप लोग दिमाग में नहीं घुसेगा। ये फिजिक्स है बाबू, कुछ दूसरा सब्जेक्ट नहीं है। जब तक आप लोग सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आप लोग का दिमाग का जो बत्ती है वो तब तक जलेगा नहीं, तब तक बुझा हुआ ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एन एसी वोल्टेज, क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, एसी वोल्टेज रिप्रेजेंटेड बाय V इक्वल्स टू 20 साइन 100 पाई t प्लस 45 ये दिया है, इज अप्लाइड अक्रॉस ए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम। रजिस्टर बोला 10 ओम, या इतना वोल्ट हमारा क्या है, पोटेंशियल दिया है। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इज, करंट का आरएमएस वैल्यू हमें चाहिए। सो इसको अगर हम लोग कंपेयर करेंगे कि V इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा t प्लस थीटा से, तो हमारा V0 क्या आ रहा है, V0 आ रहा है 20 वोल्ट्स आ रहा है। ठीक, सो आ रही है, तो I0 का वैल्यू क्या है,
वी नॉट बाई आर। सो ये कौन सा सर्किट है, ये एसी वोल्टेज, कोई भी एलसीआर सर्किट कुछ भी बोला नहीं है। तो वी नॉट कितना है, वी नॉट है 20, आर कितना है 10, तो ये हो जाएगा 2 एम्पियर। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं मांगा है, ये है पीक वैल्यू ऑफ करंट I0, ये है पीक वैल्यू। हमें क्वेश्चन में पूछा आरएमएस वैल्यू, तो आप लोग I0 निकाल के आंसर लिख के मत आइएगा, हमें चाहिए IRMS। IRMS का मतलब है I0 बाई √2, तो I0 का 2 बाई √2 दैट इज √2 एम्पियर। √2 का मतलब है 1.41 एम्पियर। तो आंसर में क्या दिया है देखने दे, और 1.41 नहीं था, √2 दिया है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज √2 एम्पियर। ठीक है, तो दिस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझ गए, ये वाला तो ईजी था, जल्दी से लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 डन, वेरी गुड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, द टर्न्स ऑफ एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर इज 10। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन आइडियल ट्रांसफॉर्मर कितना है 10। द सेकेंडरी करंट इज 10 एम्पियर, सेकेंडरी करंट मतलब IS कितना बोला है 10 एम्पियर। द प्राइमरी करंट कितना होगा, प्राइमरी करंट हमें पूछा है कितना होगा। द टर्न्स ऑफ एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर इज 10। तो देखिए कैसे होगा, तो हमारे पास रिलेशन क्या है कि नंबर ऑफ टर्न्स और सेकेंडरी और प्राइमरी का रिलेशन क्या है कि IS बाई, मतलब हमें जो करना पड़ेगा इधर सिंपली देखिए, दोनों का जो हमारा मतलब इधर मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो मतलब N इंटू IS इक्वल टू N इंटू IP। यहाँ पर NS NP होता है, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं है, तो हमें क्या चाहिए IP चाहिए। तो IP क्या होगा, IP इधर हमारा कुछ दिया नहीं है, तो इधर नंबर ऑफ टर्न्स हमें NP क्या पकड़ना पड़ेगा 1 पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर दिया नहीं है। तो हमें आइडियल ट्रांसफॉर्मर से नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी कॉइल 1, तो IP क्या होगा, NS का वैल्यू कितना है, NS का वैल्यू हम लोग इसको पकड़ेंगे 10 इंटू IS कितना है 10, दैट इज 100 एम्पियर। तो करेक्ट आंसर विल बी 100 एम्पियर। सो नंबर ऑफ द प्राइमरी करंट इज 100 एम्पियर, क्योंकि यहाँ पर आइडियल ट्रांसफॉर्मर बोला है। तो हो एक चीज़ मैंने गलत पढ़ा है, एक चीज़ गलत पढ़ा, रुकिए, यहाँ पर टर्न्स रेशियो बोला है, एक चीज़ रुकिए, अच्छा से मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा। द टर्न्स रेशियो ऑफ एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर इज 10। टर्न्स रेशियो मतलब NS बाई NP को बोला है 10, NS बाई NP को 10 बोला है, तब अभी बोला है। और प्राइमरी करंट हमें चाहिए, सेकेंडरी करंट बोला है 10 एम्पियर। तो प्राइमरी करंट कितना होगा ये पूछा है, प्राइमरी करंट कितना होगा ये पूछा है, मैंने वो पढ़ने में गलती कर दिया था। तो अभी हम लोग का रिलेशन है NS इंटू IS इक्वल्स टू NP इंटू IP। तो यहाँ से IP क्या हो जाएगा, NS बाई NP इंटू IS। यहाँ पर मैंने पढ़ने में गलती कर, रेशियो लिखा था, मैंने रेशियो पढ़ा ही नहीं। तो ये 10 इंटू IS कितना होगा 10, दैट इज 100 एम्पियर ही आंसर हो रहा है, लेकिन मैंने पढ़ने में थोड़ा गलती कर दी, मेरे से भी कभी भी गलती हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज ऑप्शन नंबर C। इतना बड़ा सिंपल मिस्टेक मैंने पढ़ दी, रेशियो मैंने नहीं पढ़ा, सॉरी बहुत बड़ा गलती हो गया, लेकिन आंसर सही है, करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए समझ गए ये वाला। अभी क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, चलिए। क्वेश्चन 5 क्या बोला है देख लीजिए। क्वेश्चन 5 बोला है फ्लक्स इन अ क्लोज सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम। रेजिस्टेंस कितना बोला है 10 ओम। टाइम टी अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन फ्लक्स कितना होता है 6t² माइनस 5t प्लस 1। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट एट t इक्वल्स टू 0.25 सेकेंड। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन t इक्वल्स टू 0.25 सेकेंड, ये हमें फाइंड आउट करना है, इंड्यूस्ड करंट कितना है। तो सबसे पहले हमारे पास जब फ्लक्स दिया है, हम क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले EMF, उसके बाद हम करंट निकालेंगे। तो EMF का फॉर्मूला क्या है, अगर मैं बोलूँ EMF का फॉर्मूला याद है, फैराडेस लॉ, EMF माइनस d∅ dt, दैट इज माइनस d ऑफ dt। फाई कितना है ये वाला, दैट इज 6t² माइनस 5t प्लस 1, दैट इज माइनस 12t माइनस 5, ये वाला रहेगा माइनस 12t माइनस 5, ये वाला हमारा क्या निकला इंड्यूस्ड EMF। तो करंट का फॉर्मूला क्या है, करंट का फॉर्मूला है E/R, लेकिन उससे पहले हमें EMF निकालना पड़ेगा एट t इक्वल्स टू 0.25 सेकेंड। 0.25 सेकेंड में EMF क्या होगा, माइनस 12 इंटू 0.25 माइनस 5, 12 इंटू 0.25, 0.25 का मतलब क्या 1/4, 1/4 मतलब ये कहते 3,
सो माइनस ऑफ 3 माइनस 5, अरे 0.25 का मतलब है 1/4, 1/4 इंटू 12 कितना होता है, 4 इंटू 3 दैट इज 3 होता है ना, वही मैंने बिठाया। तो माइनस ऑफ -2 दैट इज 2। तो ईएमएफ मेरा कितना आ गया 2 वोल्ट आ गया ईएमएफ। तो मुझे क्या चाहिए, करंट चाहिए। तो करंट क्या होगा, करंट देयरफॉर इंड्यूस्ड करंट कितना होगा, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस दैट इज 2 वोल्ट बाय रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम दैट इज 1/5 ओम या 0.2 ओम, सॉरी ओम क्या बोल रहा हूँ, एम्पियर। 0.1/5 ओम, मैं क्या पागल हो जा रहा हूँ धीरे धीरे, 1/5 या 0.2 एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी है 0.2 एम्पियर। समझ गए। सो ये है क्वेश्चन नंबर 5, ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ सिंपली स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पढ़ने में मजा आ रहा है, बोलना मेरे साथ आप लोग बने रहिए। पढ़ने में मजा आना चाहिए, बिना मजे का पढ़ाई कुछ होता नहीं है। मुझे भी मजा आएगा, आप लोगों को पढ़ के भी मजा आएगा। टू एंड फ्रो प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, एन ईएमएफ ऑफ 60 वोल्ट, ईएमएफ कितना बोला है, ईएमएफ ऑफ 60 वोल्ट induced in a coil when current is changes at the rate of 12 ampere, current changes at the rate of 12 ampere in time कितना बोला है 0.1 सेकेंड। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज, तो बोला है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल कितना है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल कितना है। तो ईएमएफ हमारा 60 वोल्ट, करंट इतना चेंज हो रहा है, तो हमारे पास रिलेशन पता है फाई इक्वल्स टू एल आई, हमें एल चाहिए। तो फाई कैसे निकालेंगे, सो हमें ई इक्वल्स टू माइनस डी फाई डी टी। सो फाई इक्वल्स टू क्या होगा, एप्सिलॉन इंटू डी टी, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ईएमएफ इंटू डी टी, या इसको मैं इंटीग्रेशन नहीं, अगर कांस्टेंट करंट है तो ये ई इंटू टी मतलब ईएमएफ इंटू टाइम। तो मैं इसका जगह क्या लिखूंगा, इसका जगह पर ईएमएफ इंटू टाइम इक्वल्स टू एल आई। तो मैं एल चाहिए, एल का मतलब क्या ईएमएफ इंटू टाइम बाई करंट। तो ईएमएफ कितना दिया है 60 वोल्ट, टाइम कितना दिया है 0.1 सेकेंड, और करंट कितना दिया है 12 एम्पियर। तो 12 इंटू 5 is 60, दैट इज आंसर इज 0.5 हेनरी। तो हमारा सेल्फ इंडक्टेंस कितना है 0.5 हेनरी। तो आंसर क्या होगा 0.5 हेनरी, ऑप्शन सी 0.5 हेनरी, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वेरी गुड। अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ये वाला हो चुका है, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। चार्ज क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। A charged particle begins to move in a magnetic field initially parallel to the field। तो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, इनिशियली क्या है पैरेलल टू द फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरफ है, चार्ज भी इस तरफ जा रहा है पैरेलल टू द फील्ड। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ द फील्ड नाउ बिगिंस टू चेंज, द मैग्नीट्यूड विथ इस मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट। तो डायरेक्शन ऑफ द फील्ड धीरे धीरे चेंज हो, इधर जाएगा थोड़ा, इधर में इधर चेंज हो जाएगा, इधर जाएगा या इधर जाएगा, चेंज होगा विथ इट्स मैग्नीट्यूड रिमेनिंग कांस्टेंट। मतलब बी का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा, लेकिन इसका डायरेक्शन धीरे धीरे चेंज होता रह रहा है। तो क्या होगा, तो चारटा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विल रिमेन कांस्टेंट। नहीं, फोर्स सेम नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एफ इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू वी बी साइन थीटा। तो डायरेक्शन चेंज होने से फोर्स हमेशा चेंज होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन तो होगा ही नहीं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विल चेंज, हाँ ये वाला सही बोला है, क्योंकि हमारा पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला है फोर्स। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो सकता है। ऑप्शन सी क्या बोला है, पार्टिकल विल मूव पैरेलल टू द फील्ड, पैरेलल टू द फील्ड नहीं हो, क्योंकि अभी तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, पहले पैरेलली मूव कर रहा था, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने से तो पैरेलली मूव नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल चेंज, तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल चेंज होगा, यहाँ पर हम लोग बोल नहीं सकते, क्योंकि क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारा फोर्स चेंज होने से जो स्पीड चेंज होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पार्टिकल जा रहे डायरेक्शन फील्ड का चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन पार्टिकल का चेंज होने से फोर्स अलग डायरेक्शन में काम करेगा, लेकिन इससे स्पीड का कोई रिलेशन नहीं है। तो चारों ऑप्शन को देख के मुझे ऑप्शन बी ही करेक्ट लग रहा है। ऑप्शन बी क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विल चेंज, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द particle will change, तो force acting on the particle will change। very good।
क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 8 पेज टर्न करते हैं। आप लोगों को कैसा लग रहा है वो भी आप लोग कमेंट करना कि सुन के अच्छा लग रहा है या बोरिंग लग रहा है, नींद आ रहा है। ये मुझे भी ये चाहिए, फीडबैक चाहिए। आप लोग फीडबैक नहीं देंगे तो मैं कैसे चलेगा मेरा दिन। आपका फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ बाइकॉन्वेक्स लेंस फॉर ब्लू लाइट एंड फॉर रेड लाइट इज 1.5। सो ब्लू लाइट का कितना बोला है 1.5, रेड लाइट का कितना बोला है, रेड लाइट का बोला है 1.5। द रेशियो ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट इज, द रेशियो ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ ब्लू लाइट एंड रेड लाइट इज क्या होगा। तो ब्लू लाइट और रेड लाइट का फोकल लेंथ का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले ये सब करना पड़ेगा हमें क्या, लेंस मेकर फार्मूला से। 1.6 एंड 1.5 था, 1.6। तो लेंस मेकर फार्मूला क्या पता, 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। सो जब ब्लू लाइट के लिए होगा तो ब्लू लाइट के लिए क्या होगा, म्यू बी माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। रेड लाइट के लिए क्या होगा, म्यू आर माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। सो देखिए ब्लू लाइट माइनस 1/रेड लाइट कितना होगा, म्यू बी माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, और इधर होगा म्यू आर माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। सिंपली ये होगा। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ आर बाई एफ ऑफ बी इक्वल्स टू म्यू बी माइनस 1 बाई म्यू आर माइनस 1। सो म्यू बी कितना होगा 1.6, दैट इज 1.6 माइनस 1 बाई 1.5 माइनस 1, दैट इज 0.6 बाई 0.5, दैट इज 6/5। ये निकला एफ आर बाई एफ बी। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, ब्लू एंड रेड लाइट, ब्लू और रेड लाइट। तो हमें चाहिए एफ बी बाई एफ आर। तो क्या होगा 5/6, क्योंकि ये एफ आर बाई एफ बी था। सो तो हमारा रेशियो ऑफ द लाइट क्या हो जाएगा 5:6। तो रेशियो क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ब्लू लाइट इज टू फोकल लेंथ ऑफ रेड लाइट, रेशियो क्या है 5:6। कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं, दिस इज ऑप्शन बी, दिस इज ऑप्शन बी 5:6। कैमरा में आ रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ 5:6 आ रहा है कि नहीं। ऑप्शन यस, वेरी गुड, अच्छे से आ रहा है। इसको जल्दी से लिख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। जल्दी से लिखिए इसको, जल्दी जल्दी जल्दी, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 डन, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन के ऊपर ऑब्वियसली आ चुका है। अभी आप लोगों का काम है क्वेश्चन को पढ़ के समझिए। कैसा लग रहा है आप लोगों को, प्लीज़ कमेंट करके बोलना कि अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है। ये बोल सर आपका चेहरा मुझे पसंद नहीं आ रहा देखने में। आपको बोलना पड़ेगा सर कैसा लग रहा है, कि आप लोग जैसे फीडबैक देंगे मैं वैसे कोशिश करूंगा। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, थोड़ा मैं भी एक्सेप्ट करूँ, थोड़ा स्पीड में करा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी एक्सपर्ट हो चुके हैं। पूरा साल आपने क्लास 12 में पढ़ा है। अभी आप लोगों को इसको मैं से प्रैक्टिस करा रहा हूँ। सब कुछ आप जानते हैं, मैं से आप लोगों को दिखा रहा हूँ कैसे करेंगे। आपको मोड ऑफ वे आप लोगों को समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9, in a plano convex lens the radius of curvature of convex surface is 10 cm। radius of curvature convex surface is 10 cm और फोकल लेंथ कितना बोला है, फोकल लेंथ इज 30 cm। ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। रेडियस ऑफ कर्वेचर द फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द लेंस विल बी। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मतलब एक साइड प्लेन है एक साइड कॉन्वेक्स, ऐसा लेंस। सो देखिए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में एक साइड अगर हम लोग का रेडियस मतलब R1 इज 10 सेंटीमीटर और R2 क्या होगा बोले तो R2 होगा एक प्लेन मिरर का। ये तो प्लेन सरफेस है, ऐसा टाइप का एक लेंस है। तो प्लेन सरफेस का हमारा जो फोकल लेंथ होता है, प्लेनो कॉन्वेक्स बोला था, प्लेन सरफेस का फोकल लेंथ होता है हमारा इन्फिनिटी। प्लेन सरफेस का फोकल लेंथ प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है इन्फिनिटी। तो हमें क्वेश्चन पूछा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो क्वेश्चन में पूछा है द रेशियो फोकल लेंथ ऑफ रेड लाइट एंड ब्लू लाइट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल विल बी। तो प्लेन और कॉन्वेक्स, एक साइड है प्लेन सरफेस एक साइड है कॉन्वेक्स सरफेस। तो कॉन्वेक्स सरफेस का रेडियस है 10 सेंटीमीटर, प्लेन सरफेस का रेडियस है इन्फिनिटी। तो हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला पता है 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। सो म्यू क्या है, म्यू तो हम निकालना है 1/f का वैल्यू क्या निकालेंगे, f का वैल्यू है 30 इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 1/r1 दैट इज 1/10 माइनस 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी मतलब 0। सो 1/30 इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/10। 1/इन्फिनिटी का मतलब 0 होता है, माइनस 0। सो
म्यू माइनस 1 इक्वल्स टू 10/30 दैट इज 1/3। सो यहाँ से म्यू क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1 दैट इज 4/3। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा 4/3 ऑप्शन। अच्छा डेसिमल में दिया है 4/3 मतलब क्या होता है 4/3 देखिए 3 1 जो 3 1 डेसिमल 3 जो 9 1 0 फिर डेसिमल 1.33 तो हो जाएगा 1.33। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा 1.33। ऑप्शन बी कौन सा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है अभी क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल। तो एंगुलर डिप कितना होगा तो हॉरिजॉन्टल और मैग्नेट वर्टिकल सेम है। तो वर्टिकल अगर सेम हमें क्या पता है वर्टिकल कंपोनेंट इज आई साइन थीटा एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज आई कॉस थीटा। तो थीटा इज एंगुलर डिप दोनों को डिवाइड कर देंगे तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू बी वी बाई बी एच दैट इज इक्वल्स टू 1। साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना होता है टेन थीटा इक्वल्स टू 1 तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 45 डिग्री। दोनों सेम होने से एंगल ऑफ डिप कितना हो जाता है 45 डिग्री दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये तो बहुत ही ईजी था। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। सो क्वेश्चन नंबर 11 एसी करंट आई कितना बोला है 100 साइन 200t माइनस π/2 एम्पियर एंड AC potential is V equals to 200 100t वोल्ट 100t वोल्ट। पावर कंजम्पशन कितना होगा तो क्वेश्चन पूछा पावर कंजम्पशन कितना होगा तो हमारा करंट इतना है पोटेंशियल इतना है तो पावर कंजम्पशन कितना होगा तो पावर कंजम्पशन का वैल्यू है P इक्वल्स टू V0 I0 cos थीटा। cos थीटा इज द पावर फैक्टर। तो जब पावर फैक्टर क्या दिया देखिए cos थीटा क्या है π/2 तो V0 तो ये वाला है I0 ये वाला है तो 200 इंटू 100 इंटू कॉस कितना होगा π/2 cos π/2 का वैल्यू कितना है 0 तो पावर कितना कंज्यूम हो जाएगा 0। तो पावर कितना कंज्यूम हो रहा है 0 तो कौन सा ऑप्शन है पावर इज 0 वाट। तो पावर कितना होगा 0 वाट दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी देखिए 0 वाट। ठीक है इसको जल्दी से लिख लीजिए। इसके बाद करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच इज डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन द फॉलोइंग। अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोला है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ये थोड़ा आप लोगों को जो स्क्रीन को दिख रहा है इसको थोड़ा याद ही रखना पड़ेगा। इसको थोड़ा मतलब रट्टा नहीं मारेंगे तो नहीं होगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी कौन सा होगा एनर्जी सीक्वेंस डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। ये आपको कुछ भी करने से इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा है एक्सरे का एनर्जी उसके बाद है किसका उसके बाद है विजिबल लाइट उसके बाद है विजिबल लाइट उसके बाद क्या है इंफ्रारेड वेव्स इंफ्रारेड वेव इसके बाद है रेडियो वेव। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है 13 एक्सरे बीम कमिंग फ्रॉम एक्सरे ट्यूब विल बी एन एक्सरे बीम कमिंग फ्रॉम एन एक्सरे ट्यूब विल बी मोनोक्रोमेटिक तो नहीं होगा। हैविंग ऑल वेवलेंथ स्मॉलर देन मिनिमम वेवलेंथ नहीं। हैविंग अच्छा है हैविंग ऑल ग्रेटर देन द सर्टेन मिनिमम वेवलेंथ ऑप्शन सी करेक्ट हो सकता है। हैविंग नहीं तो एक्सरे ट्यूब से जो एक्सरे आता है मोनोक्रोमेटिक तो होगा ही नहीं। उसका जो वेवलेंथ होता है ग्रेटर देन सर्टेन मिनिमम वेवलेंथ अगर एक मिनिमम वेवलेंथ से ग्रेटर नहीं हुआ तो एक्सरे हमारा काम भी नहीं करेगा। तो ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन सी हैविंग all wavelengths greater than having all wavelengths greater than a certain minimum wavelength
मिनिमम वेवलेंथ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन इज सेम फॉर ऑल मेटल। नहीं, वर्क फंक्शन का मतलब क्या है ये देखिए, काइनेटिक एंड फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का फॉर्मूला बता तो के मैक्स इक्वल्स टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू। ये जो वर्क फंक्शन है इसका बारे में बोला है। तो इस सेम फॉर ऑल मेटल्स नहीं होगा, डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। नहीं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट तो ये वाला है, तो उसके साथ कोई भी डिपेंड नहीं करता है। डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि दिस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स। तो ये होगा डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर ग्रुप ए, मतलब 1 into 4 का क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद सेक्शन 2, ये सेक्शन 1 था, फिर सेक्शन 2। चलिए देख लेते हैं 2 का 1। आपके साथ मैं भी ये क्वेश्चन पहला बार ही देख रहा हूँ। चलिए, व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ फोटोन विद फ्रीक्वेंसी म्यू। तो फ्रीक्वेंसी म्यू बोला, मोमेंटम कितना होगा। मोमेंटम का डी ब्रोगली का फॉर्मूला क्या है, डी ब्रोगली का फॉर्मूला क्या, डी ब्रोगली वैल्यू लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई एम भी। सो हमें क्या चाहिए, हमें मोमेंटम चाहिए। तो मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम मतलब एम भी, दैट इज इसका जगह इसको हम ए भी लिख सकते हैं एच बाई पी, पी इक्वल्स टू एम भी। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, एच बाई लैम्डा। और हमें और रिलेशन क्या पता है, सी इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। सी इज फोटोन का स्पीड, लाइट का स्पीड, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज द वेवलेंथ। तो लैम्डा इक्वल्स टू सी बाई न्यू, दैट इज एच सी बाई न्यू, दैट इज एच न्यू बाई सी। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा, एच का वैल्यू पता है 6.626 10 to the power माइनस। ठीक है, छोड़िए इसको, वैल्यू पुट करके बेकार आप लोगों को दिमाग में कंफ्यूज करके फायदा नहीं। तो आप ऐसे भी लिख के आ सकते, क्योंकि उधर वैल्यू पुट करने का तो नहीं बोला है, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू, सी का वैल्यू पुट करने का तो नहीं बोला, तो नहीं बिठाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और गिवन एग्जांपल व्हेन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट्स फोटोन। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट्स फोटोन कहाँ पर होता है, एक्सरे। एक्सरे में क्या होता है, इसका एग्जांपल है एक्सरे। एक्सरे में क्या होता है याद है, कि इधर का न्यूक्लियस है, इधर अलग अलग सेल में अगर इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट्स फोटोन, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन जब आएगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन आके जब इसको धक्का मारेगा तो ये इस तरफ चल जाएगा, निकल जाएगा, और इधर से फोटोन निकलेगा, यहाँ से फोटोन व एनर्जी निकलेगा। तो इसका एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट्स फोटोन, एग्जांपल है एक्सरे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गिवन एग्जांपल एट व्हाट एंगल an electric dipole has to be placed uniformly so that minimum torque, maximum torque will act on it। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, P क्रॉस E, दैट इज PE साइन थीटा। टॉर्क है PE साइन थीटा। तो व्हाट एंगल द प्लेस, तो इलेक्ट्रिक सो मैक्सिमम टॉर्क विल एक्ट ऑन इट। तो टाउ मैक्स कब होगा, जब साइन थीटा का वैल्यू होगा 1, साइन थीटा का वैल्यू होगा 1, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, इसके साथ और का क्वेश्चन देख लेते हैं। और का क्वेश्चन देख लेते हैं, आरएमएस वैल्यू ऑल्टरनेटिंग करंट इज 10 एम्पियर, फाइंड इट्स पीक वैल्यू। बहुत इजी क्वेश्चन, आरएमएस वैल्यू है 10 एम्पियर, तो पीक वैल्यू कितना है, तो आई आरएमएस का वैल्यू कितना है, I0 बाई √2। तो I0 क्या हो जाएगा, आई आरएमएस इंटू √2। आई आरएमएस कितना 10, दैट इज 10√2 एम्पियर। ये वाला आंसर हो जाएगा 10√2 एम्पियर। तो पीक वैल्यू इज 10√2 एम्पियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है व्हाट वुड बी द चेंज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर बट इज क्लिप्ड इन वाटर। तो मिरर का क्या कोई फोकल लेंथ वाटर का साथ डिपेंड करता है, मिरर का कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो नहीं होता है। तो ये पानी में रखे, ऑयल में रखे, कहीं भी रखे, किसी भी चीज ग्लिसरीन में रखे, तो कोई भी मिरर का फोकल लेंथ चेंज नहीं होता है। तो क्वेश्चन है व्हाट विल बी द चेंज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो नो चेंज ऑफ फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है स्टेट रिलेशन बिटवीन ईवी एंड जूल। तो 1 जूल इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 to the power -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द रिलेशन बिटवीन जूल एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
वेरी इजी क्वेश्चन। उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चंस दिया है ये भी हम लोग करेंगे। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन को मैं आपको क्वेश्चन एक साथ ही मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में देकर रहूँगा, आप क्वेश्चन सब फॉलो कीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ एमसीक्यूज को पार्ट को जल्दी जल्दी कवर कर दूँ। लॉन्ग क्वेश्चन बहुत सारे थियोरेटिकल क्वेश्चन है, थियोरेटिकल क्वेश्चन तो आप लोग को बुक से मिल जाएगा, बुक से मिल जाएगा, मैं तो ऑलरेडी लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, थियोरेटिकल क्वेश्चन इतना इतना करा चुका हूँ, आप लोग ऑब्वियसली कर पाएंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यू न्यूमेरिकल ज़्यादा रहता है। तो देखिए 14 एमसीक्यू और 4 हमने ऐसे क्यों किया, पूरा न्यूमेरिकल से भर्ती है, सिर्फ 1-2 हमारा थियोरेटिकल क्वेश्चन, बाकी सब न्यूमेरिकल्स है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ एमसीक्यू कंप्लीट कर देने के लिए। तो मैं पूरा लॉन्ग क्वेश्चन का पूरा जो सेट है, पूरा डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन रहेगा उधर मैं लिंक देकर रखूँगा, व्हाट्सएप में डाउनलोड करके पूरा क्वेश्चन पेपर ही आप लोग देख पाएंगे। इसके अलावा भी मैं जो मैथ्स अलग अलग करके मैथ्स है उस मैथ्स को मैं सॉल्व कराऊंगा। मैं सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट को नहीं कर रहा हूँ। जैसे आपको मुझे इसी में मैंने देखा नीचे क्वेश्चन है स्टेट बायो-सावर्ट लॉ इन इट्स वेक्टर फॉर्म। तो बायो-सावर्ट लॉ मैं इधर पढ़ा हूँ या मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लेक्चर में कराया हूँ, तो सेम टू सेम वही लिखना है। और थियोरेटिकल क्वेश्चन में बार बार करा के आप लोग का दिमाग खराब नहीं करना चाहते, क्योंकि वो आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं अलग अलग टाइप का न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मुझ पर अपना भरोसा दीजिए। मैं आपका जो एचएस का एग्जाम है उसको मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप लोग को कराऊंगा अच्छा से। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं पर एंड करेंगे। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।